हेलो, कैसे हैं सारे। मैं आपकी गाइडर, आपकी एडुकेटर मोनिका, आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है यूके पीएससी का जो 29 जून को पेपर होने वाला है। जो यूके पीएससी का 29 जून को जो पेपर है, ठीक है, मतलब इस डेट को आपका पेपर होगा। अब इसमें जो होता है, इसके जो प्रीलिम्स होता है उसके दो फेजेस होते हैं। इसमें पहला होता है जीएस वाला, जिसको हम जनरल स्टडीज कहते हैं, और दूसरा होता है सीसेट। जीएस आपका 150 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनेगा। लेकिन जो सीसेट होता है इसमें आते हैं सिर्फ 100 क्वेश्चन, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का पहुंच जाता है, यानी 1.5 नंबर्स का। ठीक है, अब इसमें सिनेरियो क्या चलता है कि जो सीसेट है ये अपने आप में काफी बड़ा है। इसमें आपके पास पैराग्राफ रीडिंग, डिसीजन मेकिंग और इंग्लिश के कुछ पार्ट्स, ये सारी चीजें आते हैं। मैं आपको इसमें जो मेनली कवर कराने वाली हूँ वो है मैथ और रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, अब ये पढ़ना जरूरी क्यों है? देखो, कंपटीशन धीरे धीरे हाई होता जा रहा है। अब ऐसे में जो पीएससी लेवल है वो यूपीएससी को फॉलो करते हुए जा रहा है। आप अगर पिछले 2-3 सालों का पेपर एनालाइज करके देखोगे तो आप ये पाओगे कि अब धीरे धीरे ये पेपर टफ होता जा रहा है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप भले ही जीएस में 150/150 ले आओ, आप फिर भी फेल मानो जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं मानो जाओगे। ठीक है, इससे आपकी मेरिट बनती है, यानी जनरल स्टडीज से जीके का जो आपका पेपर होता है उससे आपकी मेरिट बनती है। लेकिन उस मेरिट तक पहुंचने के लिए आपको सीसेट क्वालिफाई करना जरूरी है। आई होप आप लोगों की समझ में बातें आ रही हूँ। अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इनडायरेक्टली या डायरेक्ट ये मान लो कि आप जीएस का पेपर भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी हो। अब इसमें हमें कितने नंबर लाने जरूरी हैं? इसमें सिर्फ 33% लाना जरूरी है, यानी कि अगर आप इसमें 33% ले आते हैं, ठीक है, तो आप इसमें पास माने जाएंगे। यानी अगर आप 100 क्वेश्चंस में से 33 क्वेश्चंस एक्यूरेट सही करके आते हैं तो आप पास हैं। लेकिन याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 33 सही करके आते हो और उसमें फिर 30 गलत करके आ जाओगे आगे के, तो फायदा कुछ नहीं है, आप वो नंबर नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी है जो 1/4 माना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट हो जाएगा। हर क्वेश्चन अपने आप में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखते हुए चलता है। तो जितना जरूरी हमारे लिए ये है कि क्या करना है, कितना करना है, उतना ही जरूरी ये है कि जो भी करें वो सही हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी रिस्क है। दूसरी चीज, जो सीसेट है उसका अब जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई होता जा रहा है। जैसे हम आपको अब सारी चीजें बताएंगे, सिलेबस वगैरह बताएंगे, तो आपको फील होगा कि हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं, चीजें टफ बताई जा रही हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल था अब थोड़ा अपग्रेड हो गया है। कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें हमें इसमें कवर करते हुए चलना है। अब मेरा आपके पास क्या पोर्शन है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी ये समझते हैं। मैं आपको मेनली सीसेट के जो 2 पार्ट्स हैं, यानी मैथ और रीजनिंग, इससे वो सारे चैप्टर्स कराऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा कहें कि ज्यादा पूछे जाते हैं। वो सारे चैप्टर्स हम यहाँ पे करेंगे, मैथ के भी और रीजनिंग के भी। चिंता मत कीजिए, दोनों का एक बार सिलेबस बता देंगे ताकि पता चल जाए कि हाँ, मैथ्स के कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, रीजनिंग के कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपके समझ में बातें आगे हो। इसमें और चीजें भी होती है सीसेट में, जैसे आपके पास पैराग्राफ वगैरह आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग आ जाती है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे होती हैं। अगर टाइम रहा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन मेनली हमारा फोकस रहेगा मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है सीसेट में, उसको आप कवर कर सके। दोनों चीजें देखते हुए चलते हैं कि किसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में हमारी क्या क्या चीजें आने वाली है। देखो, जो मैथ्स आएगी वो बेसिक 10th लेवल की पूछी जाती है।
ठीक है। तो इसमें हमारे जो भी चैप्टर्स होंगे, पहला होगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, जैसे इसमें पूछा जाएगा कि पूर्ण नंबर, प्राकृतिक, परिमेय, जो हमारे सम, विषम यानी ऑड, इवन, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में। इसमें देखो पूर्णांक होता है, जैसे भिन्न होता है, फ्रैक्शन, दशमलव वाली चीजें, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है बात सिंप्लीफिकेशन की, यानी कि सरलीकरण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ये क्या चीज होती है? इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम दो तरीके से चीजों को करेंगे। एक तो होगा नॉर्मल, दूसरा होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। देखो नॉर्मल कैसे, जैसे इस सिंप्लीफिकेशन में हम बॉडमास रूल का यूज करते हैं। बॉडमास मतलब बहुत सारे लोगों ने बचपन में भी सुना होगा, जिसको हम कहते हैं भागुजोग का नियम। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। ये जो रूल होता है इसको बॉडमास रूल कहते हैं। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम चीजों को कैसे करेंगे? देखो ये हमारे रीजनिंग में भी काम आएगा और मैथ्स में भी काम आएगा। रीजनिंग में कैसे काम आएगा? अगर आपने रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन देखे होंगे कि 2 + 3 - 4 डिवाइड बाई 2, इसमें अगर मैं प्लस को माइनस लिखूं, माइनस को मल्टीप्लाई लिखूं और डिवाइड को आपका क्या लिखूं, प्लस लिखूं, ऐसे करके हुए क्वेश्चन आते हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ये तो रीजनिंग के पोर्शन से हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको मैथ्स के पोर्शन से देखें तो हमारे पास क्या आते हैं? फ्रैक्शन वगैरह आते हैं, जिसमें हमें सॉल्व करना होता है। जैसे 2/3 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 + 4 - 2, इस तरीके के हमारे पास जो इक्वेशंस आते हैं या जो हमारे पास चीजें आती हैं, इसको हमें सिंप्लीफाइज कैसे करना है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये हमारा सरलीकरण में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है वो है हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत। अब प्रतिशत में चीजें क्या होती हैं? प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो अगर किसी इंसान का अच्छा बन गया, मतलब आपने अगर प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लिया, परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी मात नहीं खाओगे, डिस्काउंट में कभी मात नहीं खाओगे। ठीक है, और बेसिक जो आगे हम आंकड़ों वाला एक चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, हमारे पास डायग्राम्स बने होते हैं, उसके थ्रू जो हम क्वेश्चंस को करते हैं, तो इसके लिए ये जो चैप्टर है ये बेस पॉइंट माना जाता है। मतलब अगर आपने एक बार प्रतिशत को कर लिया तो फिर आपकी ये चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है लाभ एंड हानि की। अब इसमें कैसी चीजें पूछी जाती है? इसमें जो लाभ एंड हानि होती है ये बेसिक दो चीजों पर डिपेंडेबल होती है, एक सीपी, दूसरा एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लाभ और हानि इन दो चीजों के अराउंड में ही घूमती रहती है। आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये डिपेंड किस पे करता है, आपने खरीदा कितने में, बेचा कितने में। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? नॉर्मली पहली जो बेसिक होती है कि किसी चीज का अगर कॉस्ट प्राइस कुछ है उस पे कितने का प्रॉफिट हुआ है ये हमें निकालना। दूसरा इसमें जो चीज हम मेन सीखते हैं वो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। ठीक है, और इसमें एक चीज और आ जाती है बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट, मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इसमें क्या होता है कि कोई दुकानदार क्या करता है? बेईमानी करता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं हम ये भी देखेंगे। इसके बाद लाभ हानि का ही एक दूसरा पार्ट मान के चलो, या फिर ये इसको स्पेशल हम चैप्टर बना के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अलग चीजें आ जाती हैं, तो हमने इसको अलग से ही इसमें रखा है। देखो डिस्काउंट होता क्या है? जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो क्या कहते हो? भाई साहब थोड़ी सी छूट दे दो। तो उसी छूट को हमें पढ़ना है कि आखिर ये चीजें होती क्या है। देखो अगर कोई शॉपकीपर है, वो अपने किसी प्रोडक्ट पे, कोई प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, तो उस पे माना वो पहले 10% की छूट दे रहा है, फिर उसने 20% की छूट दी, तो हमें बताना उसने टोटल कितनी छूट दी। इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको लो लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल तक हर तरीके से हम देखेंगे कि डिस्काउंट में किस तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ सिलेबस कवर कर रहे हैं कि आखिर पूछा क्या जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद बात आती है एवरेज की। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक माना जाता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का एवरेज, या फिर आपके पास दो चीजें दे देंगे, दो स्टेटमेंट्स वगैरह के बेसिस पे हम एवरेज कैसे निकालते हैं ये चीजें देखी जाएंगी। अब बात आती है रेशो, अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखो रेशो होता क्या है? जब भी रेशो एक ऐसी चीज है जब दो संख्याओं की हम तुलना करते हैं,
इसको अनुपात कहते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कि A/B 1/2 है, यानी मैं A की तुलना कर रही हूं B से कि वो कितना है 1/2 है। और इसको हम नॉर्मली लिखते कैसे हैं, A/B = 1/2। इस तरीके से हम लिखते हैं, मतलब हम दो संख्याओं की आपस में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, इसको तो कहते हैं हम अनुपात यानी रेशियो। ये तो रेशियो की डेफिनेशन होती है जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं। लेकिन समानुपात क्या होता है, देखो शब्द से ही समझ में आ रहा है, समान अनुपात मतलब हम इसमें दो रेशियोज की तुलना करते हैं जो समान उसमें होते हैं। ठीक है, बराबर बराबर अनुपात में होते हैं। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देखो जैसे कि मैं लिख दूं 5/12 और कोई से दो रेशो जैसे लिख दूं 29/57। ठीक है, मैंने ये दो रेशियोज लिख दिए। अब मैं लिखूं, ये होता है समानुपात का सिंबल यानी प्रोपोर्शन का सिंबल। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखो, जैसे हम रेशियो में हमारे एज वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। एज का भले ही हम अलग से एक पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, क्योंकि रेशियो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी आपने लोअर पीसेस का देखा होगा, उसमें भी रेशियो और एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत आराम से उसे किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे ही अब समानुपात क्या होता है, इसमें चीजें क्या होती हैं समझो चीजों को। इसमें ऐसा आता है कि जैसे कोई चीज है वो 5/12 में और 29/57 में है, मुझे इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ना चाहिए कि इनका जो रेशियो है वो चेंज ना हो। ठीक है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं कि दो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल रेशियोज में होने चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं कि क्या हो जाए, इनका रेशियो ना बिगड़े, मतलब ये बाद में भी किस में रहे, सेम रेशियो में रहे। ठीक है, उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वह है समय, कार्य और मजदूरी। इसमें देखो टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये मान के चलो, अगर 10 मैन, ठीक है, एक काम को ये मान के चलो कि 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उसी काम को 15 विमेन्स यानी कि लड़कियां कितने 10 दिन में करती हैं, और 5 बच्चे उस काम को, या फिर इसको 25 करते हैं, 25 जो बच्चे हैं वो उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों मिल के काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर विमेन एंड चाइल्ड यानी कि बच्चे और महिलाएं अगर उस काम को मिलकर करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन तो बनता है किसके लिए, कार्य के लिए, समय के लिए। अब इसमें देखो समय वाले में अलग अलग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। समय वाले में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं जरा ये समझते हैं। देखो समय वाले में कॉन्सेप्ट आता है एक, आपने देखा होगा रेलगाड़ी का, ठीक है, नाव का, धारा का, बोट वगैरह का, धारा का, ये इसमें मेन कॉन्सेप्ट होते हैं जो आते हैं। और एक हमारा नॉर्मल गाड़ी वाला यानी कार वाला। ठीक है, ये हमारे इसमें कौन मतलब क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ही बनते हैं। अभी एक लोअर पीसेस में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एक स्पीड दे रखी थी। ठीक है, वो आई थिंक मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में ऐसा कुछ था उसमें। ठीक है, और उसको चेंज करना था, आंसर आराम से आ रहा था। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन इस समय वाले टॉपिक से ही रिलेट करते हैं, वो सबसे बेसिक माना जाता है जो उस टाइम आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम ये चीजें देखेंगे कि किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हम किसी चीज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। इसमें रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन बनते हैं कि एक रेलगाड़ी इस स्पीड से जा रही है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं कि क्या सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं, ये चीजें हम देखेंगे। किसी इंसान को पार करती है तो क्या कंडीशन बनती है, किसी पोल को पार करती है तो क्या कंडीशन बनती है, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या कंडीशन बनती है। ये सारा का सारा हम टाइम वाले में देखेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आए। मजदूरी हमें वेजेस निकालने होते हैं कि अगर कोई इंसान इतना काम कर रहा तो उसको कितनी मजदूरी देनी चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि
डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि एक इंसान को एक दिन का 100 रुपये मिलते हैं, तो बताओ जी भाई 5 दिन के कितने मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। इनमें क्वेश्चंस थोड़े टफ लेवल के और थोड़े बढ़िया बनते हैं। जैसे इसमें बनाया जाएगा कि कोई दो इंसान है, पहला इंसान है ए, दूसरा इंसान है बी। ए को क्या मिलता है, 200 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। बी को जो मिलता है वो 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। अब ये दोनों एक दिन काम नहीं करेंगे, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से काम किया जाएगा। बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा, ए कितने दिन काम करेगा, और फिर हमें बताना होगा कि ए को कितनी मजदूरी मिली, या बी कितने दिन काम किया और बी को कितनी मजदूरी मिली। इस हिसाब से हमें से निकालना पड़ता है। इसमें एफिशिएंसी वाला एक कॉन्सेप्ट आता है, मतलब किसकी कितनी क्षमता है काम करने की, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे वेजेस मजदूरी वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब समय, दूरी और गति, इसमें भी यही है। समय वाला ये जो रेलगाड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, दूरी और ये सारी गति, ठीक है। ये हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अभी मैंने समझाई भी है चीजें कौन सी। हम क्या देखेंगे, आपका गाड़ी देखेंगे, रेल देखेंगे, और आपकी क्या चीजें देखेंगे, गाड़ी, रेल, इंसान, कोई दौड़ रहा है, बच्चा कोई चल रहा है, या फिर इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि किसी ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और किसी ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। ये दोनों किस पॉइंट पे मिलेंगे, कितने टाइम पे मिलेंगे। उसके बाद बात आती है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SI एंड CI, ठीक है। तो SI सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसने 100 रुपये ब्याज, मतलब उसने बैंक से 100 रुपये का उधार लिया। कितने के लिए लिया जी, 2 साल के लिए लिया, ठीक है। अब उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, एक इस टाइप का सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन बनता है। दूसरा ऐसा बन सकता है कि बताओ उसने टोटल कितनी राशि चुकाई है, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर आपने इस साल, ये मान के चलो, अगर आपने इस साल 100 रुपये उधार लिया, कितने 10% की रेट से, तो आपको कितना देना है साल के लास्ट में, 110 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट में आप हर साल 110 110 110 ही दोगे। 2 साल के लिए लिया तो 2 साल 110 दोगे, 3 साल के लिए लिया तो 3 साल 110 110 110 दोगे। लेकिन जब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, यानी कि जो 110 है उसका फिर 10% निकालोगे, ठीक है। यानी कितना हो गया, 121%, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है कि आपको अब कितना देना है। अगर आपने 100 रुपये लिए थे, दूसरे साल आपको कितना देना है, 121 रुपये देना है, जबकि पहले साल आपने कितना दिया था, 110 दिया था। इस हिसाब से आपको चीजें करनी होती हैं, ठीक है। मतलब क्या करोगे, 110 का फिर से 10% निकालोगे, उस हिसाब से आप दोगे जो आपका पैसा आएगा, फिर आप उसमें ऐड करोगे। इस तरीके से पहले साल 110, दूसरे साल 121, ऐसे करते हुए चीजें आगे बढ़ती जाती है। ये हम सीखेंगे। इसमें एक चीज सबसे बुरी क्या होती है कि नॉर्मली आप लोगों को क्या सिखाया जाता है कि पहले साल का इंटरेस्ट निकालो, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालो, फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट, अलग अलग निकालना सिखाते हैं और फिर इसको बताते हैं कि ऐड करो। इतना लंबा मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल और शॉर्ट फॉर्मूला है जो कि हम आपको बताएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। उसके बाद बात आती है मिश्रण की, ठीक है। ये गलत टाइप हो रखा है, ठीक है। तो मिश्रण की बात आती है। अब मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसमें बेसिकली कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा। अब मिक्सचर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है रेशो वाले कॉन्सेप्ट को। अगर आपने रेशो वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि ये इसी का बढ़ता हुआ रूप है, ठीक है। इसमें भी वही चीजें की जाती है, बस थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ी सी। इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई दूध वाला है, वो क्या करता है कि दूध में पानी मिलाता है, तो कितना कि वाटर एंड मिल्क, इसका रेशियो रखता है। तो पानी मिलाता है अगर 1, कितना 2 में। इस तरीके से हमें देखना होता है कि हाँ, अगर वो 2 क्वांटिटीज किसकी ले रहा है, दूध की, तो उसमें 1 क्वांटिटी किसकी मिला रहा है, पानी की। ये मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें हमें पूछा जाता है कि बताओ इसमें दूध कितना मिलाया गया या पानी कितना मिलाया गया, इसका टोटल मिक्सचर कितना बना, ठीक है। अगर हम दूध से पानी अलग करेंगे तो कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट, इस तरीके के हम मिक्सचर वाले में पढ़ते हैं। उसके बाद आती है पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन। ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें क्या होता है, ये आपका रिलेट
रिलेट करता है थोड़ा थोड़ा किसे, टाइम एंड वर्क से, थोड़ा मतलब चीजें आपस में रिलेट करते हुए चलती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पाइप एंड टंकी में, ये मान के चलो एग्जाम्पल के लिए अभी चीजें बता रही हूँ कि कोई एक क्या है टंकी है, इसमें 2 नल लगे हुए हैं, एक ये ऊपर से लगा हुआ है, एक ये नीचे से लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो नल है ये पानी भरने का काम करता है, और ये वाला जो नल है नीचे वाला ये पानी खाली करने का काम करता है। हर टंकी में ऐसा होता है, ठीक है, हर टंकी में ऐसा सिस्टम होता है। मेरी टंकी थोड़ी खराब बन गई और चलो चलेगा, ठीक है। तो यहां से पानी भरेगा और यहां से क्या होगा, पानी खाली होगा। यहां तक चीजें समझ में आई? तो क्या करना है, थम्स अप करना है, ठीक है। अब देखो यहां से ये पानी भरेगा तो क्वेश्चन कैसा बनता है कि अगर ये वाला जो नल है ये 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, ठीक है, और ये वाला अगर जो नल है ये 15 मिनट या 10 मिनट, ठीक है, में टंकी को खाली कर सकता है। अपनी अपनी कैपेसिटी है। अगर मैं इसको लगातार चलाऊंगी ये 20 मिनट में पूरी टंकी भर देगा, और अगर मैं इसको लगातार ओपन रखूंगी तो 15 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर मैं इसको भी ओपन रखूं और इसको भी ओपन रखूं, मतलब कि ये टंकी, ये वाला जो नल है ये पानी भरने का काम कर रहा है, ये वाला जो है पानी खाली करने का काम कर रहा है, तो बताओ कि टंकी कितने टाइम में पूरी भर जाएगी। यहां तक चीजें समझ में आई? पक्का? चलो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पाइप एंड टंकी में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका एज से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन तो लोअर पीसीएस में भी आया था, ठीक है, एज से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि बहुत इजी तरीके से, मतलब आपको चीजें कॉम्प्लिकेट लगती है पर वो होता नहीं है। अगर नॉर्मली चीजों को समझोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जैसे लोअर पीसीएस का मुझे याद है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि पिता और पुत्र का पूछा हुआ था। क्या कहा था कि 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले उनकी आयु का योग, मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ पिता की आयु कुछ थी, बेटे की आयु कुछ थी, 5 साल पहले उनकी आयु का योग क्या था, 40 था। तो बताना है कि अब उनकी आयु कितनी थी। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको देखो, नॉर्मली जैसे 5 साल पहले, पहले यानी कि अगर मैं पुरानी बात करूंगी तो वो माइनस में चली जाती है, यानी -5, ठीक है, प्लस y -5, यानी 5 साल पहले थी, कितनी थी, 40 थी, यानी x प्लस वाई -10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, यानी कि उनकी क्या हो जाएगा, आपकी आयु का, क्योंकि अब उनकी आयु कितनी है, x है और y है, तो 50 हो जाएगा। इसमें रेशो शायद 2:3 दे रखा था पिता और पुत्र का, तो आराम से यहाँ पे टोटल पॉइंट है 5, यहाँ पे टोटल आया है 50, यानी एक पॉइंट की वैल्यू आपकी 10 आ गई। यहाँ से हमें पुत्र की आयु पता लगी कि वो 20 साल है, पिता की आयु का पता लग गया, ठीक है। इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट को किया जाता है, और इसकी इससे भी अच्छी एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो हम क्लास में बताएंगे कैसे, कि मतलब क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करोगे वो वाले। अब इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है क्षेत्रमिति और घनमिति। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी का जैसे हम स्क्वायर, ठीक है, या फिर क्यूब, ये हमारे पास चीजें होती हैं, इनका हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं। ये सारी चीजें इस वाले चैप्टर में हम करेंगे कि, और ये ऐसा नहीं है कि 10वीं 12वीं लेवल का है तो ऐसा दे देगा जी, एक आयत है, उसकी ये भुजा 10 है, ये 15 है, बताओ इसका परिमाप कितना होगा या क्षेत्रफल कितना होगा। इतना इजी नहीं पूछा जाता है। इसके अंदर भी कोई चीज रखी जाएगी, बोलेगा बताओ ये खाली वाला प्लेस कितना है, ऐसे चीजें पूछी जाती है थोड़ी घुमा के। ये भी अपने आप में बहुत इजी है, जब हम चीजों को करेंगे तो समझ में आएगा कि इन चीजों को करते कैसे हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों की समझ में मैथ्स का सिलेबस आ गया हो कि मेन क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग की तरफ चलते हैं कि आखिर रीजनिंग वाला जो चैप्टर है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हमें रीजनिंग में पूछे जाने वाला है। अब इसमें एक आता है श्रृंखला वाला, यानी नंबर। अब इसमें श्रृंखला वाले में क्या चीजें होती हैं समझो। पहले इसमें एक सीरीज दी जाती है आपको। सीरीज कैसी दी जाती है, अब ये 2 टाइप की सीरीज हो सकती है, एक नंबर वाली हो सकती है, दूसरा अल्फाबेट वाली हो सकती है, तीसरा अल्फाबेट प्लस नंबर वाली हो सकती है,
ऐसा हो सकता है, मतलब या तो नंबर वाली दे देगा या अल्फाबेट वाली दे देगा या फिर नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों का मिक्सचर दे देगा। अब इसमें दो टाइप की सीरीज चलती हैं। देखो जैसे ये है, इसमें मैं बता दूंगी अगला नंबर कौन सा आएगा जी, 4 आएगा। इसमें मैं बता दूंगी इसके बाद क्या आएगा जी, डी आएगा, क्योंकि नॉर्मली एक एक ऐड होते हुए जा रहे हैं, 1 2 3 4 ए बी सी डी। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर कोई ध्यान से देखेगा, यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, 1 2 3, ठीक है। और इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 4। ये चीज समझ में आए। एक सीरीज तो ये चल रही है, दूसरी सीरीज ध्यान से देखो, इसमें क्या चल रही है, ये ए बी सी और इसके बाद क्या आएगा, डी। तो ऐसा भी होता है, कई बार इसमें 3-3 सीरीज भी चलती है। तो ये हम देखेंगे कि कैसे हम सीरीज को देखेंगे। अब यहाँ पे तो मैंने इजीली लिख लिया 1 ए 2 बी, लेकिन ऐसे इतनी इजीली चीजें नहीं दी जाती। कभी इसमें ऑड नंबर्स दिए जाते हैं, कभी इवन्स नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। कभी इसमें आपको प्राइम नंबर्स दिए जाएंगे। आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। ये सारी चीजें हम कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों के समझ में चीजें आ गई हो। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है रीजनिंग में, वो आता है कोडिंग डिकोडिंग की। अब कोडिंग डिकोडिंग का जो सबसे बड़ा मिथ आज तक फैला रखा है वो ये है कि कोडिंग डिकोडिंग में कोई सा भी क्या कहते हैं एक सीक्वेंस नहीं चलता। बिल्कुल गलत बात है। कोडिंग डिकोडिंग भी अपने आप में एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलता है। कभी ध्यान से देखना, मैं आपको जो कोडिंग डिकोडिंग बताऊंगी वो एक सीक्वेंस वाइज ही बताऊंगी। मतलब ये अपने आप में एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चलता है कोडिंग डिकोडिंग। ये ऐसा ही नहीं है कि बस कुछ भी लिख दिया और कुछ भी कोड बना दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ फिक्स सीक्वेंस होते हैं जिन्हें आपने एक बार देख लिया तो आप समझ जाओगे कि आपका आंसर क्या आने वाला है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूँ ए बी सी और डी को अगर मैं लिखती हूँ बी ए डी और सी, यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि ये कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में एक पैटर्न फॉलो करते हुए चलता है। इन पैटर्न्स में कभी +1 हो जाते हैं, कभी -1 हो जाता है। जब मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कोडिंग डिकोडिंग भी एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर हम एक बार उसके पैटर्न को समझ जाए तो आराम से कोडिंग डिकोडिंग को किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है ब्लड रिलेशंस की, मतलब कि रक्त संबंध की। अब कैसे पता चलेगा कि किसका रिलेशन किससे क्या है। अभी अगर आप लोगों को याद है तो लोअर पीसीएस में भी ब्लड रिलेशन का एक बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब नॉर्मल लेवल का था पर अच्छा था, अगर किसी ने किया होगा तो आराम से उसमें नंबर आ सकता था, कोई इतना टफ नहीं था। इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो हम इसमें जो होता है ना फैमिली ट्री या ये, हम इससे हटके इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से देखेंगे। मतलब कि आराम से जब आप उस पैटर्न को एक बार बनाओगे तो चीजों को आराम से समझ जाओगे। जैसे कि हम मेल्स के लिए प्लस का यूज करेंगे, फीमेल्स के लिए माइनस का यूज करेंगे, शादीशुदा जोड़े के लिए हम डबल का यूज करेंगे, बच्चों के लिए हम एक सिंगल लाइन का यूज करेंगे। ऐसे करते हुए जब हम एक पैटर्न बनाएंगे तो आराम से आप किसी भी रिश्ते को पहचान सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर कहीं पर ये बन रहा है तो आप क्या बता दोगे, मैम ये तो शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, यानी कि बी लड़की है, ए लड़का है। अगर मैं इसके नीचे यूं डंडी लगा के यहाँ पे डी, यहाँ पे क्या लिख दूं, डी लिख दूं, ठीक है, और माइनस कर दूं, तो आप क्या कहोगे, मैम ये इसकी बेटी है, माइनस का सिंबल है, बेटी है तो इसकी भी बेटी हो गई। ऐसे करते हुए आराम से हम इसको करेंगे ताकि आप किसी भी रिश्ते को आराम से समझ सको। अब इसमें जो दिक्कत आती है वो आती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्यों? क्योंकि अब जो रिश्ते हैं वो हिंदी में न देके एग्जामिनर हिंदी में भी इंग्लिश में लिखता है। मतलब इंग्लिश वाली जो, अब अगर उसे भांजा या भांजी लिखना है कि वो भांजा भांजी ना लिख के नेफ्यू लिखेगा। अब इंग्लिश में तो नेफ्यू लिखेगा, हिंदी में वो ऐसे लिखेगा, या फिर नीस लिखेगा। अब ये नेफ्यू और नीस क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से मासी, मामा या फिर चाचा, चाची ना लिखते हुए क्या लिखेगा, आंट लिखेगा। और आंट हिंदी में चाचा चाची ना लिख के वो ऐसे लिखेगा आंट। अब हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के रिश्ते थोड़े क्या करने पड़ेंगे, पता करने पड़ेंगे, ठीक है। वो सारे रिलेशन में आपको बता दूंगी इंग्लिश में से क्या कहते हैं,
कैसे होता है, रिश्ते में जो बेसिक होते हैं वो दो होते हैं। एक हमारी माँ की तरफ से जिसे हम मैटरनल रिलेशन कहते हैं, दूसरा हमारे पापा की तरफ से जिसे हम क्या कहते हैं, पैटर्नल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, मैटरनल रिलेशन में जैसे हमारी नानी को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर। तो कौन सी ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, या पैटर्नल ग्रैंडपा, या फिर जैसे हम अगर मामा को क्या कहेंगे, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल क्या हो गया, हमारे मामा। लेकिन अगर मैं चाचा जी की बात करूंगी, चाचा किसकी तरफ से हो गए, पापा की तरफ से, वो क्या होंगे, पैटर्नल अंकल। मेनली दो ही रिश्ते होते हैं, एक माँ की तरफ के, दूसरे पापा की तरफ से। ठीक है, और तीसरा जो रिश्ता होता है वो हमारा खुद का होता है, यानी जब हम शादी करते हैं तो क्या होता है, मेरे पति होंगे, किसी की पत्नी होगी, साला होगा, साली होगी, देवर, ननद, ये हमारे खुद के रिश्ते होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें रिलेशंस को देखेंगे कि ये रिश्ते आखिर क्या कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी डायरेक्शंस की, यानी कि दिशा ज्ञान की। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि राम है वो पहले 10 मीटर पूर्व चला, फिर पश्चिम चला, फिर उत्तर चला, फिर दक्षिण चला। तो हम ऐसे ऐसे ना करने की बजाय इसमें हम बिना पेन चलाए आराम से चीजों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, हमें ये करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक लिमिट के बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि आपका राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मेरे पास एक रामबाण उपाय है जिसको हम क्लास में करेंगे। ठीक है, तो क्लास के साथ बने रहना है। उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज आती है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एंगल वाला। राम पहले उत्तर दक्षिण तो मुड़ ही रहा है, फिर वो अगर कह दे कि राम क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहाँ मुड़ रहा है, 45 डिग्री मुड़ रहा है, 90 डिग्री मुड़ रहा है, 180 डिग्री मुड़ रहा है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बड़े आसान तरीके से हम इसको, ठीक है, देखेंगे कि आखिर अगर जब मुड़ने की बात आएगी, क्योंकि इसमें एंगल भी पूछे जाते हैं, जब उसको ऐसा है कि भाई फेल ही फेल करने, तो वो क्या कर देगा कि राम पहले क्या वो ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर मुड़ा, फिर वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज मुड़ेगा इतना, फिर वो फिर से चला 20-25 मीटर, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे। इसमें एक तो मेन डायरेक्शंस पूछी जाती हैं कि बताओ वो कौन से डायरेक्शन में है। डायरेक्शन भी दो टाइप से पूछेगा वो, एक कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कौन सी डायरेक्शन में है फर्स्ट, या फिर वो पूछ लेगा कि अभी वो कौन सी डायरेक्शन में है। दोनों के आंसर में डिफरेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज वो क्या पूछ सकता है कि बताओ कि कितने डिग्री ये टोटल मुड़ा, या कितने डिग्री एंगल में अभी ये है। ठीक है, ये चीजें इसमें पूछी जाती हैं। दूसरा इसमें जो आती है, सब डायरेक्शंस की भी बात आती है। सबको पता है कि हमारी 4 मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी मेन डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब, और इसमें सबसे चीज क्या आ जाती है, जब आपको डायरेक्शन में डिस्टेंस भी मेंशन करनी होती है कि हाँ वो कौन सी डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे है। आई प्रॉमिस ये इतना इजी बन जाएगा कि आपको इससे इजी कोई और चैप्टर लगेगा ही नहीं। बहुत इजी तरीके से हम इसको करने वाले हैं, बिना ऐसे कि मतलब एक लाइन में आंसर, कोई हमें चक्रव्यूह नहीं बनाना है, आराम से चीजें हो जाएंगी। इसके बाद बात आती है सिटिंग अरेंजमेंट की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। ठीक है, अब बैठक व्यवस्था में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, देखो बैठक व्यवस्था में जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो, एक तो हमारे जो बैठक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक तो सर्कुलर हो सकती है, लाइनर हो सकती है, दूसरा हम किसी ऐसे टेबल में बैठ सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होता है। इसमें फिर क्या होता है कि आप सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं या फिर सेंटर के विपरीत मुंह करके बैठे हैं, इसमें दो कंडीशन बनती है। इसमें आपकी 2-3 लाइंस दे सकता है, वो आगे पीछे बिठा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम, आप सेंटर की तरफ हो या फिर सेंटर के अपोजिट हो, इस तरीके से आपको बिठाने के 2-3 वो क्या करता है, बिठा देता है अलग अलग तरीके से।
क्योंकि ये पीसीएस लेवल का एग्जाम है तो इसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती चीज़ें, पर हाँ मॉडरेट लेवल की पूछी जाती है, तो हमें तैयार तो रहना ही पड़ेगा। इस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं। फिर अगर इसको और थोड़ा सा वो बनाना है सिटिंग अरेंजमेंट को, तो इसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड कर देता है कि जैसे ये बता दो कि राम के बगल में कौन बैठा है, या शाम किसके दाएं बाएं बैठा है, ABCD ऐसे। इसमें मैक्सिमम जो लिमिट जाती है वो 8 दोस्तों की जाती है। अगर हम इसको किस में बिठा रहे हैं, सर्कुलर में बिठा रहे हैं, 8 लोगों को मैक्सिमम अभी तक एग्जामिनर ने बिठाया है, पर हम 8 से ज्यादा भी देखेंगे कि अगर 8 से ज्यादा वाली कंडीशन बनी तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, सिटिंग अरेंजमेंट वाली चीज होगी। लाइनर भी और सर्कुलर भी इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, लाइनर भी देखेंगे और सर्कुलर भी देखेंगे कि कैसे चीजें होती हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हुआ। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन टाइप आता है वो आता है कथन और निष्कर्ष का। इसमें आपके पास आपने यूपीएससी का अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखा है या किसी एग्जाम का पीसीएस लेवल का आपने अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखा है तो उसमें आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, सभी जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करते हैं। अब इसके आपके पास क्या दिए जाएंगे, 2 कंक्लूजन दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ इसमें जैसे आगे के कुछ छात्र पढ़ाई नहीं करते हैं, एक कंक्लूजन ये आ गया। दूसरा आ गया कि सभी पढ़ने वाले जो वो है क्या, सभी पढ़ने वाले क्या हैं, छात्र हैं यानी स्टूडेंट। तो इसमें से कौन सा सही है कि हाँ सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ये हमें ज्यादा सही लग रहा है। इसमें क्या होता है, ये हमारा होता है कथन। ठीक है, कथन और निष्कर्ष इस आधार, पहला तो ये। उसके बाद दूसरा आता है कथन और पूर्वाधारणा। मतलब इसमें क्या होता है, हमें लगाना पड़ता है कि हाँ इसके पहले शायद ऐसा हुआ हो तब इस वजह से ऐसा हो। देखो जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए ले लो, बारिश हो रही है बाहर छाता लेकर जाएं। जैसे हमारे घर में कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाएं। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया, स्टेटमेंट आ गया। अब इसके पूर्वाधारणाएं क्या क्या हो जाएंगी कि हमें कि हाँ अगर हम छाता लेकर नहीं जाएंगे तो हम भीग जाएंगे, पहली चीज बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि क्या हो सकता है कि बारिश में बिना छाते के जाना सही नहीं है। ठीक है, या तीसरा ये हो सकता है कि लोग छाता ले जाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दिखाना है कि हाँ इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। अब इसमें ऑप्शंस कैसे आते हैं कि ओनली A and B is right, only B and C is right, all are right, या फिर कोई भी इसमें से सही नहीं है। इस टाइप के इसमें से होते हैं, इसमें कथन और पूर्वाधारणा वाले में। इसके बाद आता है कारण और प्रभाव। देखो इसमें कैसे बनता है, जैसे कारण और प्रभाव में क्या होता है कि इसमें जो करंट की सिचुएशंस होती है ज्यादातर इससे भी बनते हैं। और ये जो 3 टॉपिक हैं ये बहुत इजी है, आराम से इसमें स्कोर गेन कर सकते हो। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपने मतलब अपने आप को एक अधिकारी वाली जगह पर रख के देखा या उस सिचुएशन में रख के देखा, जैसे बारिश हो रही है या फिर बाहर बाढ़ आ गई है, इस कंडीशन में तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। अब देखो कारण और प्रभाव यानी कि कॉज एंड इफेक्ट्स, इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, ये हमारे क्या है, स्टेटमेंट। अब इसमें आपके पास कंक्लूजन दिया जाएगा कि अब आपको बताना है इसमें से इसका कारण क्या है और प्रभाव क्या है। 2 स्टेटमेंट दे दिए, एक गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि इससे क्या होगा, ड्राइवर्स जो है यानी वाहन चालक जो है उनके बीच में असंतोष की भावना बढ़ गई। अब इसको समझो कैसे होता है। देखो तो इसमें जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए हैं वो आपका क्या है, रीजन है, वो आपका क्या है, कारण है। और इसका प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा कि जो ड्राइवर्स हैं यानी गाड़ी चलाने वाले उनके बीच में क्या बढ़ गया, असंतोष बढ़ गया। मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ ये कि यार क्यों बढ़ाया। ठीक है, तो ये इसका रीजन, इसका क्या पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा, ये इसका इफेक्ट है। तो इसमें आपके पास स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, आपको बताना होता है ए इस रीजन, मतलब ए कारण है और बी प्रभाव है, या बी कारण है ए प्रभाव है, इस तरीके से इसके ऑप्शन दिए होते हैं। और आपको बताना होता है कौन इसमें रीजन है, कौन सा इसमें इफेक्ट है। ठीक है, तो ये सबसे इजी टॉपिक्स में से, अगर आप
उस क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 बार भी पढ़ोगे तो आराम से ये 3 कर सकते हो, बहुत आसान, आराम से। ठीक है, इसको फिर भी हम कराएंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि पहली बार हर चीज टफ लगती है, टफ ना लगे इसलिए हम ये चीज भी कराएंगे कि आखिर ये चीजें होती कैसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट क्या पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है आपसे युक्ति वाक्य और निर्णय। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको सिलोगिम्स कहते हैं, इसको हिंदी में न्याय वाक्य भी कहते हैं नॉर्मली। अब इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम मतलब इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो इसमें आपके पास स्टेटमेंट आएगा और उसके बाद कंक्लूजन आएगा। आपको बताना होता है कि इन कंक्लूजन्स में से यानी इस निष्कर्ष में से सही निष्कर्ष कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर मैं आप लोगों से एक लिखने लगूं कि सभी ट्यूब हैंडल हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन जैसे दे, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते इसको कि इसमें कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे मैं लिखूं सभी हैंडल ट्यूब है, ऑल हैंडल्स आर ट्यूब। ठीक है, दूसरा मैं आपका स्टेटमेंट लिखूं कि सभी हैंडल कप हैं, सभी हैंडल क्या है, कप है। ठीक है, ये तो आपके क्या आगे कथन आगे। इसके बाद निष्कर्ष आता है। अब ये निष्कर्ष कैसे होता है, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं कि सभी कप ट्यूब हैं, सभी कप ट्यूब हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष, इसको मैं पहला लिख दूं। दूसरा स्टेज जैसे कहा कि कुछ हैंडल ट्यूब हैं, अब ये दिखने में जितना इजी होता है, इसमें दो मतलब इसमें जो मेनली तरीके यूज किए जाते हैं वो इसमें आपको एक आरेख बनवाया जाता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि हाँ क्या कह रहा है कि सभी ट्यूब क्या है, हैंडल है, यानी सभी की सभी ट्यूब हैंडल हैं और सभी की सभी हैंडल क्या है, वो कप है। एक तरीका तो ये होता है, पर ये तो सिंपल वे में है, बिना ये किए मतलब हमें ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। और अभी तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स हैं, अगर स्टेटमेंट्स 5 भी हो जाए, क्योंकि अभी 2 में ये चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट 2 से 3 हो गए तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए एक और तरीका भी होता है, जैसे सभी हैंडल ट्यूब है, ऑल हैंडल्स आर ट्यूब, एंड फिर क्या कह रहा है, सभी हैंडल कप है, सभी हैंडल ट्यूब हैं, सभी हैंडल ट्यूब हैं और सभी ट्यूब होना था यहाँ पे, सभी ट्यूब क्या है, कप है, तो सभी ट्यूब क्या है, कप है। इस तरीके से हम देखते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है, इसमें एक लाइन में आप बता सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। इसमें हम आगे भी चीजों को बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे हर जगह से, और ये चीजों को बहुत इजीली, बहुत आसानी से सॉल्व करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा, सिलोगिम्स देखा। इसके बाद आता है कथन और तर्क। जैसे पीछे किया था सेम वही चीज होती है, हमें कथन दिए जाते हैं और हमें उसका कोई एक सही सा क्या बताना पड़ता है, तर्क बताना पड़ता है। ठीक है, कि हाँ इसका सही तर्क कौन सा है। इसके बाद बात आती है वर्गीकरण की। अब इसमें क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन यानी इसमें हमें बताना होता है कि अलग कौन सा है। ठीक है, अब इसमें जो मेन मतलब एक होता है इसमें कि हमें अलग बताना है, तो इसमें एक होता है नॉर्मल अक्षरों की तरह। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख दूं, मैं लिख दूं पेन, पेपर, बुक, और यहाँ पे मैं लिख दूं आपके यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं टाइगर। ठीक है, अब बताओ इसमें से अलग कौन सा है, कि मैम टाइगर अलग है। क्यों? क्योंकि ये तीनों स्टडी मटेरियल है, टाइगर एक एनिमल है, तो अलग आ गया। ठीक है, एक तो होता है ये हमें वर्गीकृत यानी क्लासिफाइज करके बताना होता है कि अलग कौन सा है, ये चीजें बतानी होती है। दूसरा इसमें जो सबसे अलग आता है वो आपका आता है कुछ ऐसा, जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से किसने सही आंसर दिया था। ठीक है, HENA। अब मुझे बताओ इनमें से अलग कौन सा है। और ये जान के हैरानी होगी, ये प्रीवियस ईयर है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखने वालों के लिए सारा इंग्लिश में है, हाँ सब कुछ सेम ही तो है मैम, इसमें अलग कैसे पता करेंगे। देखो इसमें जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताओ इसमें से अलग कौन सा है।
ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है। देखते हैं किसका जवाब सही होता है। तो देखो इसको देखना कैसे होता है, ये मेनली होता है, इसको हमें अलग करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि ये वाला बहुत इजी है, कोई सा भी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जीएस से रिलेट करता है। आपको अगर थोड़ी बहुत भी सामान्य जानकारियां हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज है, जीके है, तो आप आराम से बता सकते हो कौन किसके साथ आता है। लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ती है। अब देखो इसमें अलग ई है, अब मैम कैसे इसमें अलग ई है, समझो चीजों को। एच कितने डंडे हैं, 3। एन ज्वाइंट नहीं करी ताकि देख सको, ए 3 है इसमें भी, ये बीच में से हटा देती हूँ, ठीक है, ए को मिटा रही हूं ताकि इसके 3 डंडे साफ साफ दिखाई दे। है एच में देखो 1 2 3, एन में देखो 1 2 3, ए में देखो 1 2 3, तीनों में 3 लाइंस का यूज हो रखा है। लेकिन देखो ये जो है उसमें कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो अलग कौन सा हो गया, ये हो गया। इस तरीके से हमें देखनी होती है चीजें, तो ये चीजें मैं बताऊंगी कि आप इनको कैसे पहचान सकोगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं पजल्स। अब पजल्स में कैसे होते हैं, अभी लोअर पीसीएस में भी इसका एक क्वेश्चन आया था, एग्जांपल के लिए ले लो। इसमें ऐसी चीजें होती है, देखो बहुत इजी सा करके दे रही हूं, 4 का, ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सी चीज भरी जाएगी। देखो 4 का स्क्वायर 16 यानी 2 का स्क्वायर 4 भरा जाएगा। ये तो बहुत इजी टाइप का था, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे इस तरीके से दिए जाते हैं और कोई एक जगह खाली दी जाती है जिसको हमें क्या पढ़ना पड़ता है, भरना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और आ जाती है पजल्स में ही, या फिर इसको हम फिगर काउंटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फिगर काउंट करने पड़ते हैं। फिगर काउंट का मतलब क्या है, इसमें जैसे मेनली फिगर हमारे पास होते हैं ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, और आजकल एक ट्रेंडिंग शेप चल रहा है ये वाला, ठीक है। फिर इसमें एक चीज होती है लाइंस को गिनना। ये चीजें भी हमें देखनी है कि अगर आपके पास अभी जैसे लोअर पीसीएस में भी एक आया था क्वेश्चन, ठीक है, उसमें क्या करना था, हमें टोटल गिननी थी चीजें कि कितनी है। देखो जब ट्रायंगल्स को गिना जाता है तो कैसे गिना जाता है, एक चीज हमेशा दिमाग में फिट करके रखना कि इनकी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यानी जिसको हम बेस स्ट्रक्चर कहते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में या रीजनिंग की लैंग्वेज में, बेस स्ट्रक्चर होता है। बेस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिस एक स्ट्रक्चर के थ्रू हमें इन्हें गिनने में आसानी होती है। जैसे ट्रायंगल का बेस स्ट्रक्चर ये ना हो कि ये होता है, इसमें टोटल 3 ट्रायंगल होते हैं, जहां पे भी ऐसा दिखेगा हमें पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। ये जो होता है क्यू स्क्वायर, इसका क्या होता है, इसका बेस स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें पता लग जाता है कि कितने हैं, 5 इसमें स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइंस होती हैं, ये इसका भी बेस स्ट्रक्चर होता है, इसका बेस स्ट्रक्चर, इनका एक बेस स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीजें अच्छे से बताई जाएंगी। लाइंस होती है, लाइंस देखो ऐसे आपको कोई एक शेप दी जाती है ये यूं करते हुए, ठीक है, और इसके बीच में भी कोई ऐसी ऐसी मतलब थोड़ी टिपिकल से बनाई जाती है। अब आपको बताया जाता है कि बताओ इसमें लाइंस कैसे होती है, तो इसको पकड़ना कैसे, बिल्ली की पूंछ पकड़नी है। अगर बिल्ली की पूंछ पकड़ में आ गई तो पूरी बिल्ली हाथ चढ़ जाएगी, ठीक है, पूरी बिल्ली को पकड़ सकते हो। वैसे इसमें से एक लाइन को लेके देखना है कि आखिर कहां तक एंड हो रही है, इसको एक ही गिना जाएगा, ये पूरी लाइन एक ही गिनी जाएगी, भले ये यहाँ पे कट हो रही है यहाँ पे, इसको एक ही गिना जाता है, इसको लाइंस को गिनना कहते हैं। ये सारी चीजें हम इसी में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चीजें आती है इनपुट और आउटपुट वाली। इसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ चीजें दी जाती है, जैसे मैंने लिख दिया कि एप्पल 22, और उसके बाद मैंने लिख दिया ट्री 15, ऐसे करते हुए कुछ नंबर लिखे जाते हैं। अब इसको क्या होता है, सीक्वेंस वाइज हमें स्टेप बाय स्टेप बना के करने पड़ते हैं। तो इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि बताओ इसमें टोटल कितने स्टेप बनेंगे, ठीक है। एक टाइप तो ये हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर एक स्टेप का आपके पास लिख के दे देगा, ठीक है, कि जैसे एप्पल 15, बॉय 12 कौन से स्टेप में आ रहा है, ठीक है। इसमें तीसरे चौथे में किसी स्टेप में आ रहा होगा तो हमें वो नंबर लिखना होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेप्स को बनाना। तो क्या हो रहा है, इनपुट और आउटपुट में हमें क्या बताना होता है कि इसमें कितने स्टेप्स बनेंगे, कोई एक
स्पेशल स्टेप पूछ सकता है कि बताओ ये कौन से नंबर का स्टेप है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें टोटल कितने स्टेप बन रहे हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेप्स बनाना, यानी इसके हिंदी में कहते हैं चरण, इंग्लिश में कहते हैं स्टेप, कि कितने इसमें स्टेप बनेंगे। उसके बाद आपका आता है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। फर्क क्या होता है, देखो इसमें कंडीशंस होती हैं, या तो एग्जामिनर आपको साफ साफ लिख के दे देगा कि उसको क्या चाहिए, मिरर इमेज चाहिए या वाटर इमेज चाहिए। इस फिगर की कोई एक फिगर बना के दे देगा, एग्जांपल के लिए ले लो, उसने कोई एक फिगर बना के दे दिया, ठीक है, और इसके यहाँ पे ये, ठीक है, ऐसे करके उसने कोई एक फिगर बना के दे दिया। ये एग्जामिनर कहेगा कि उसको वाटर इमेज चाहिए या मिरर इमेज चाहिए, या फिर वो आपसे डायरेक्ट कहेगा कि बताओ इसकी इमेज कौन सी होगी। तो आपको पहचानना होगा, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे ये वाला सिंबल डिनोट करता है किसको, कि ये मिरर इमेज है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम ऊपर या नीचे, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसको नीचे भी करूंगी तो भी ये मिरर इमेज ही रहने वाली है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किसको डिनोट करता है, आपकी मिरर इमेज को। वहीं अगर मुझे इसकी वाटर इमेज बतानी है तो पहले तो वो लिख देगा। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एग्जामिनर लिख देता है कि मुझे इसकी वाटर इमेज चाहिए या मुझे इसकी मिरर इमेज चाहिए, पर अगर वो नहीं लिखेगा तो वो आपको एग्जाम में ये पैटर्न बना के जरूर देगा। अगर आप नीचे से ये डंडा पड़ा हुआ देखोगे तो समझ जाना आपको उसकी वाटर इमेज बतानी। उसके बाद आती है बात कैलेंडर और घड़ी की। देखो तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक माना जाता है कैलेंडर, ठीक है। और उसके बाद घड़ी, घड़ी का इसमें फिर दो कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। देखो घड़ी में एक तो वो वाटर इमेज और मिरर इमेज अलग है, घड़ी की वाटर इमेज अलग होती है, मिरर इमेज अलग होती है। इसमें हम एंगल्स का खेल करते हैं, किसमें, घड़ी में, ठीक है। कि अगर कोई घड़ी में अभी 12:10 हो रहे हैं या 12:15 हो रहे हैं तो उसकी वाटर इमेज में कितने बज रहे होंगे, ठीक है। या फिर कि अगर किसी घड़ी में 12:15 हो रहे हैं तो बताओ उसकी जो वाटर इमेज है उसमें कितने का एंगल बन रहा होगा। ये इसके क्लॉक के क्वेश्चंस होते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई। उसके बाद घन और पासे का कॉन्सेप्ट आता है, डाइज एंड क्यूब। देखो पासे वाला क्वेश्चन अभी लोअर पीसीएस में भी आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, शायद 6 के अपोजिट पूछ रखा था कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। बहुत इजीली इसको किया जा सकता है। इसमें 2-3 चीजें होती है, अगर 2 फेजेस सेम होते हैं तो तीसरा अपोजिट हो जाता है, ठीक है। दूसरे इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने वाला एक फॉर्मूला होता है, मतलब तरीका होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो अपोजिट चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे डाइज एंड क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां तक चीजें समझ में आई। ये हमारा मेन सिलेबस है किसका, उत्तराखंड पीसीएस का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में सारा सिलेबस आ गया हो। अंत में यही कहूंगी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।